हेलो इंजीनियर्स। तो जनाब हम लोगों की सीरीज चल रही थी एसएससी जेई पीवाईक्यू की। तो एसएससी जेई 2022 के जो हमारे 4 सेट हुए थे उनका हम लोग अपना सॉल्यूशन देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का। और डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इतना एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे तो किसी ने नहीं करा रखा है कम से कम, ठीक है। तो जहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो होने वाली हमारी क्लास 4 होने वाली है। अब तक क्लास 3 हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप विजिट कर सकते हो। और मिक्स्ड क्वेश्चन हमारे जो हैं वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे आप लोग का पूरे जितने भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं उनका भी आप लोग का एक टाइम में रिवीजन हो जाएगा। और साथ में आप लोग को जो एग्ज़ाम का लेवल रहा था 2022 का, वो भी आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना किसी डिले के। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा यार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है अवेलेबल है चैनल पर सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है द मेथड ऑफ रेसिप्रोकल रेंजिंग कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। जो हमारे मेथड है रेसिप्रोकल रेंजिंग का, इनमें से कौन से केस में हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग, देखो गाइस हमारी दो तरीके से हम लेवलिंग अपनी करते हैं। लेवलिंग के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें, जनरली बात करें, तो फ्लाई लेवलिंग और रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोग करते हैं। फ्लाई लेवलिंग कौन सी होती है? तो जो हम लोग लेवलिंग अपनी डंपी लेवल या ऑटो लेवल से जो अपनी लेवलिंग करते हैं वो हमारी किसके अंदर आती है? फ्लाई लेवलिंग के अंदर आती है। और इसको हम लोग कहाँ पे करते हैं? इज डन वेयर रैपिडली बट लो प्रिसीजन आर रिक्वायर्ड। अगर कहीं पे हमको बहुत जल्दी सर्वे करना है और साथ में प्रिसीजन जो होना चाहिए हमारा, जो एक्यूरेसी है उसकी, अगर वो लो भी हो तो भी हमारा चलेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अपना फ्लाई लेवलिंग को करते हैं। तो ऑटो लेवल और डंपी लेवल आप लोगों ने लेवलिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो वहाँ पे हम जो इसकी लेवलिंग करते हैं वो अपना किससे करते हैं? ऑटो लेवल और डंपी लेवल से जो लेवलिंग करते हैं वो फ्लाई लेवलिंग के अंदर आती है, और ये बहुत जल्दी हो जाती है। और प्रिसीजन एक्यूरेसी जो होती है वो थोड़ी लो होती है, उसके साथ हमको यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें रेसिप्रोकल लेवलिंग की, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोग जो करते हैं ये करते हैं इज डन वेयर पॉइंट्स आर सिचुएटेड क्वाइट अपार्ट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन द पॉइंट्स। यानी कि ये जो हमारी फ्लाई लेवलिंग है, ये वहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेवलिंग जो हम लोग वहाँ पे करते हैं, मान लो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए और बी। ये दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे मेंटेन है, और बीच में मान लो कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि आप लोग बीच में इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते। सपोज बीच में क्या आ गई आप लोग की? रिवर आ गई। बीच में क्या आ गई आप लोग की? रिवर। अब रिवर आ गई तो आपको लेवलिंग करनी है, दोनों पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एक बार अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेटअप करना पड़ेगा ए पे, और फिर दूसरी बार इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना पड़ेगा बी पे, क्योंकि आप बीच में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की जो लेवलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपना रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो ये हमारी रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है और ये हमारी फ्लाई लेवलिंग होती है। और जब हम लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग के दौरान हमको क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? तो वो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी रेंजिंग में, कुछ प्रॉब्लम्स रेंजिंग में आती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमारी? चैनिंग में आती हैं। अब सर ये रेंजिंग और चैनिंग क्या होता है? तो रेंजिंग होता है, मान लो कि अगर आप ए पॉइंट पर खड़े हो और बी पॉइंट को देख सकते हो, तो आपका रेंजिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज अगर आप ए पॉइंट पर खड़े हो और बीच में मान लो कोई बिल्डिंग आ जाए, बीच में क्या कोई बिल्डिंग आ जाए या कोई पहाड़ी आ जाए, तो क्या अब आप ए पॉइंट पर खड़े होकर बी पॉइंट को देख सकते हो? नहीं। तो ये आप लोग की बिल्डिंग क्या कर रही है? रेंजिंग में प्रॉब्लम कर रही है। जो आपकी प्रॉपर तरीके से रेंजिंग है वो नहीं हो पा रही है। चेनिंग में क्या प्रॉब्लम आती है? चेनिंग में प्रॉब्लम आती है, मान लो कि आप लोग को क्या है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का आपको मेजरमेंट लेना था विद द हेल्प ऑफ चैन। चैन की हेल्प से इसको मेजरमेंट लेना था। लेकिन सपोज बीच में क्या आ गई आपकी? कोई रिवर आ गई। बीच में क्या आपकी? कोई रिवर आ गई। तो आप चैन लेके जाओगे, अब नदी में तो आप कूद नहीं सकते चैन लेके। तो यहाँ पर इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना? ये जो प्रॉब्लम हमारी होती है, ये हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है अपना चैनिंग में। किस में देखने को मिलती है? चैनिंग में। तो अब रेसिप्रोकल लेवलिंग आप लोग का यहाँ पे देखो जरा, ये आप लोग का अगर एक रिवर आ गई, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो आपकी जो रिवर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो किस में कर रही है? चैनिंग में। किस में प्रॉब्लम कर रही है? चैनिंग में। और इस तरीके की जो लेवलिंग होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपना रेसिप्रोकल। क्योंकि एक बार आपको ए पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना पड़ेगा, एक बार बी पे सेटअप करना पड़ेगा। तो जो मेथड ऑफ रेसिप्रोकल है, मेथड ऑफ रेसिप्रोकल रेंजिंग है, वो आप लोग का जो यूज करा जाता है वो किस में यूज करा जाता है? जब आप लोग का कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है, लाइक रिवर वगैरह अगर बीच में आ जाती है, तो रिवर बीच में आती है, तब हम लोग क्या करते हैं? अपना रेसिप्रोकल रेंजिंग मेथड
मेथड को अपना यूज करते हैं, या कह दें कि रेसिप्रोकल लेवलिंग को हम लोग अपना यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। क्लियर है। और फ्लाई लेवलिंग आप लोग का मान लो लैंड है और कोई किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स मतलब जो परेशानी आ रही है रेंजिंग में, बट नॉट इन चेनिंग, इसमें तो होता ही नहीं है आप लोग का। अगर आप लोग का रेंजिंग में प्रॉब्लम है, चेनिंग में क्या है, ऑब्स्टिकल्स टू रेंजिंग बट नॉट इन चैनिंग, यानी कि चैनिंग में आपकी प्रॉब्लम नहीं है और रेंजिंग में प्रॉब्लम है, तो उस जगह पर हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग वगैरह आ गई तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, बिल्डिंग की साइड से अपना कर लेंगे। लेकिन अगर रिवर वगैरह आ गई तो हम लोग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमको करना ही पड़ेगा अपना रेसिप्रोकल रेंजिंग का यूज़। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और भी हम लोग देख लेते हैं, हमसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग, चेनिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर चैन लेकर गए हो आप, मेजरमेंट करने गए तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको चेनिंग बोलते हैं। और आपकी ऑब्स्टिकल्स इन रेंजिंग, रेंजिंग में मान लो देखने में जो प्रॉब्लम आ रही, तो देखने में प्रॉब्लम कब आएगी, मान लो कोई आप लोग की क्या जाए, कोई पहाड़ी आ जाए, या फिर सपोज कोई बिल्डिंग वगैरह आ जाए बहुत बड़ी और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच आ जाए, तो आप उसको नहीं देख सकते, तो आप लोग का रेंजिंग प्रॉब्लम होता है। ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग, चेनिंग में अगर मान लो आपको ए से बी तक मेजरमेंट करना था, लेकिन बीच में कोई रिवर वगैरह आ गई, तो या फिर कोई पॉन्ड वगैरह आ गया, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको रेसिप्रोकल रेंजिंग फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, रेसिप्रोकल आप लोग को वहाँ पे मेजर करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से आप लोग का चेनिंग और रेंजिंग दोनों में आप लोग की प्रॉब्लम आती है। चेनिंग और जो रेंजिंग होती है दोनों में प्रॉब्लम आती है, तो वो आप लोग की होती है बिल्डिंग। जैसे सपोज अगर ए और बी के बीच क्या आप लोग की क्या बिल्डिंग आ जाए, तो बिल्डिंग अगर आ गई है तो अब आप लोग क्या, ना तो आप चेनिंग कर सकते हो, ना ही आप ए पे खड़े होकर, ना ही आप बी को देख सकते हो, तो रेंजिंग प्रॉब्लम होगी। और चैन लेकर के भी आप इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, तो आप लोग की क्या होगी, वो आप लोग की प्रॉब्लम होगी किसमें, चैनिंग में। तो चैनिंग और रेंजिंग दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी होती हैं, किसमें, बिल्डिंग्स वाले केस में। और जब आपकी हिल है, कोई पहाड़ी है, तो पहाड़ी वगैरह तो एक बार को पहाड़ी पे तो आप ऊपर चढ़ भी जाओगे, तो रेंजिंग में प्रॉब्लम करेगी, बट चेनिंग में आपकी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई रिवर वगैरह आ जाए, तो रिवर वगैरह आ गई है तो आप रेंज तो कर सकते हो, देख तो सकते हो, बट चेनिंग नहीं कर सकते हो, आप चैन से जा करके उसको मेजर नहीं कर सकते हो लेंथ को। ठीक है, तो ये आप लोग का होता है ऑब्स्टिकल्स, चेनिंग, रेंजिंग और दोनों में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलोथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन्स आर यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग एरियाज फॉर। देखिए, जो हमारा पॉलीथीन होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इनको हम लोग यूज़ करते हैं अपना बिल्डिंग्स के अंदर, अलग अलग पार्ट्स में यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये किस लिए यूज करे जाते हैं, क्या इनका मेन पर्पज़ होता है। तो सबसे बात करें, देखो हमारे पास जो ये है पॉलीथीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये सब के सब प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो प्लास्टिक होती है दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक प्लास्टिक ऐसी है जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो, मतलब आपने यूज करा फिर से उसको आप नया कर सकते हो, तो वो आपका कौन सा होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। लेकिन अगर उसको आप रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपकी कैसी होगी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, थर्मो और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है आपका कैसी होती है। अगर हम बात करें जैसे थर्मोप्लास्टिक की, तो जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो आप लोग के थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। लेकिन जो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, बोर्ड वगैरह आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, वो आप लोग के किस में आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं, वो एक बार दोबारा से उनको रिसाइकल नहीं करा जा सकता। अब हम बात करें पॉलीथीन और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इनकी जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है आप लोग का वाटर प्रूफिंग। क्या होता है, वाटर प्रूफिंग। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पे किसी भी बिल्डिंग में हमको वाटर प्रूफ चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होते हैं वो टर्मिट से तो प्रूफिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो देखो टर्मिट से भी आप लोग का प्रोवाइड कराता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोवाइड कराता है। जो टर्मिट होती है, जो दीमक होती है, आपको याद होगा दीमक वगैरह जो होती है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, अगर उनसे भी बचना होता है तो भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो आप लोग का जो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, मोस्ट वर्सेटाइल प्लास्टिक होता है आप लोग का, जिसके पीवीसी के पाइप्स वगैरह आप लोग के बनते हैं। लेकिन बात करें आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड के यूज की, तो आप लोग का कहीं पर रस्ट वगैरह से बचना है, या फिर कहीं पर आपको टर्मिट दीमक वगैरह से बचना है, वाटर प्रूफिंग अगर आपको करनी है, तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो।
लेकिन हम दोनों के यूज की बात करें आप लोग का, तो जो दोनों हमारे यूज करे जाते हैं, चाहे पोलोथीन हो या फिर हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, तो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करे जाते हैं। लेकिन अगर बात करो टर्मिट वगैरह से बचने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, हमारा पीवीसी जो है, वो हमारा यूज करा जाता है, ना कि पोलोथीन को भी हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि पोलोथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड दोनों यूज करे जाते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, और जो आप लोग का पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी, ये आप लोग का वाटर प्रूफिंग के साथ साथ टर्मिट्स वगैरह से भी बचाने में काम करता है। ये आपको ध्यान रखना। और साथ में थर्मल इंसुलेशन, कहीं पर अगर आपको हीट का ट्रांसफ़र अगर रोकना है, जहाँ मान लो कहीं पर आपको क्या है, सपोज होता ना कि जो आपके थर्मल इंसुलेशन रूम जो बनाए जाते हैं कि बाहर की जो हीट है वो अंदर ना आए और अंदर का जो टेम्परेचर वो बाहर ट्रांसफ़र ना हो, तो उस तरीके की वॉल्स में भी हम लोग अपना पीवीसी यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 3 मीटर एंड 2.75 मीटर। एक आप लोग का कॉलम है, ठीक है, एक आपका कॉलम है, सपोज ये अगर हमारे पास कॉलम है और कॉलम का टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू है तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो है, जो आपका कॉलम है, वो आप लोग का 3 मीटर, क्या बोला गया, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा, लेंथ की बात करी है। जो लेंथ है आप लोग की एक्सिस एक्सिस के अबाउट वो 3 मीटर है, और वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो आप लोग की 2.7 मीटर है। लेकिन साइज़ की बात करें कॉलम का, तो वो कितने का आप लोग का, सपोज 400 mm बाई 600 mm का। यानी कि ये आपका क्या है, जो कॉलम है उसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू की जो डायमेंशन है आप लोग को वो कितनी गिवन है, 400 बाई 600 mm गिवन है। तो हमको क्लासीफाई करना कॉलम कैसा होगा, जबकि उसकी लेंथ जो है आप लोग की वो कितनी है, एक 3 मीटर है और एक जो है वो 2.75 मीटर है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इफेक्टिव लेंथ के बेस पे हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा कॉलम होगा हमारा, ये कैसे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासीफाई करने का तरीका होता है हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो। अब सर ये स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम। अब ये आर मिनिमम क्या होता है, तो आर मिनिमम होता है मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो हमको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है ए आर मिनिमम का स्क्वायर, जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। तो आर मिनिमम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए, यानी कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ए क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आर मिनिमम निकल के आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया को जब हम डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगी। जब ये मिल जाएगा, इफेक्टिव लेंथ हमको मालूम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो। अब स्लेंडरनेस रेशियो अगर हमारा 32 से कम आया तो कॉलम कैसा होगा, हमारा शॉर्ट कॉलम होगा। और अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 32 से 120 के बीच आई तो हमारे पास कैसा होगा, मीडियम कॉलम होगा। और अगर हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो 120 से अगर सपोज क्या आया, ज़्यादा आया, 120 से ज़्यादा आया तो हमारे पास कैसा होगा, वो लॉन्ग कॉलम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 120 से ज़्यादा आया तो लॉन्ग कॉलम, 132 और 120 के बीच आया तो मीडियम कॉलम, और 32 से कम आया तो शॉर्ट कॉलम। ये डायरेक्ट भी ये डेटा आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग निकालेंगे अपना गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अपना स्लेंडरनेस रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ एक्स एक्सिस के अबाउट 3 मीटर, तो जो कि 300 mm हो जाएगी, और वाई एक्सिस के अबाउट कितनी है, 2.75 mm, जो कि 2750 mm हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन हमको मालूम है अपना कॉलम का, विड्थ और डेप्थ आप लोग कह सकते हो हमको मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे, अगर ये हमारे पास सेक्शन है और विड्थ इसकी कितनी 400 और डेप्थ कितनी 600, तो आप लोग इसका निकाल लो एक्स एक्सिस या वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो जो भी हमारा मिनिमम आएगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे अपना। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसका निकाला आई मिनिमम। तो आई मिनिमम अगर हमने निकाला तो कितना आया, D B³/12 से आएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखो आप इस एक्सिस के अबाउट निकालो, एक्चुअली एक्स के अबाउट निकालो और वाई के अबाउट निकालो, तो दोनों में से जो मिनिमम आएगा, तो आप जब एक्स के अबाउट निकालोगे तो कितना आएगा, B D³/12 आएगा। तो B की वैल्यू 400 और ये कितना हो गया, 600 का क्यूब बाई 12, तो यहाँ पर 600 का क्यूब हो रहा है। और जब आप लोग वाई के अबाउट निकाल रहे हो तो कितना रहा, 600 इंटू 400 का क्यूब बाई 12, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू कम आएगी। तो वाई के अबाउट हमने निकाला क्योंकि हमको मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया, D B³/12 आया हमारे पास 32 इंटू 10⁸ mm स्क्वायर। अब एरिया हमको निकालना था, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो रेक्टेंगुलर है तो B इंटू डी हो जाएगा, तो ये आई है एरिया।
अब हम आर मिनिमम निकाल लेंगे। आर मिनिमम कैसे निकालेंगे, आई अपॉन ए होता है। अब मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कब आएगी, जब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला, 32 इंटू 10⁸ अपॉन एरिया कितना आया, 24 इंटू 10⁴। तो जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा आर मिनिमम। अब आर मिनिमम आ गया तो अब हम निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट और स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो होता है कितना है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। तो एल इफेक्टिव एक्स एक्सिस के अबाउट लेंथ कितनी थी 3000 mm और आर मिनिमम कितना आया हमारे पास 115.45। तो 115.47 आया। तो सोल्व करा तो हमारे पास आ गया लैम्डा एक्स। तो लैम्डा एक्स जो आया है एक्स एक्सिस के अबाउट वो कितना आया है 25, जो कि 32 से कम है। तो कॉलम कैसा होगा हमारे पास, शॉर्ट कॉलम होगा। कॉलम कैसा होगा, शॉर्ट कॉलम। वैसे ही हम निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट वही एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। तो कितना आया था 2750 थी लेंथ वाई एक्सिस के अबाउट, और वो आप लोग का कितना था मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन 115.47। तो कितना है 23। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो स्लेंडरनेस रेशियो वो 32 से कम आ रहा है। तो 32 से अगर कम आ रहा है तो हमारे पास जो कॉलम होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट कॉलम होगा। कॉलम कैसा होगा, शॉर्ट कॉलम। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है कि हमको अगर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे पास ये सेक्शन था, जो सेक्शन कितने का था 400/600 का था, 400/600 का। तो इसमें आप एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो कितना आता, BD³/12 आता। अगर ये बी है और ये डी है। और अगर आप लोग वाई एक्सिस के अबाउट निकालते तो कितना आता, DB³/12 आता। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी। एरिया आप सिंपल निकाल सकते हो। तो अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को जो है वो ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग के पूछे जाते हैं। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, कितना छोटा लिखा हुआ, लेकिन सॉल्यूशन देखो समझने में। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको जल्दी से बना लोगे क्वेश्चंस को और इजीली एग्जाम में जो है वो सोल्व कर लोगे। बाकी आप लोग का वरना बहुत टाइम इसमें जाएगा और इतना टाइम जो है आप लोग का एसएससी में होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ होलो प्री कास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक। जो हमारे प्री कास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक होते हैं उनको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करा जाता है, तो क्यों करा जाता है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले बात करें तो देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें। एक तो प्री कास्ट ब्लॉक, प्री कास्ट ब्लॉक मतलब जो कॉन्क्रीट पहले से ही बनी हुई है उसके जो ब्लॉक्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। होलो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वेट कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाइट, यानी कि हल्के हो जाएंगे, वो होलो है। तो इनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो इनको हम लोग यूज़ करते हैं कि होलो होने की वजह से क्या होता है, इनका ओवरऑल वेट जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जो डेड लोड होता है स्ट्रक्चर का वो कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, रिड्यूसिंग डेड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होती है उसका अगर डेड लोड हमको कम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक यूज़ करते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी होती है, तो उसमें तो स्ट्रेंथ वाली फैक्टर से तो आप इसको जज ना करें, वो बेस्ट होता है। बट यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ उसका वेट कम करना है, तो इसलिए हम वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनको यूज़ करने के। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो आप लोग की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो जैसा मैंने आप लोग को बता दिया, स्ट्रेंथ वाइज तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फायर रजिस्टेंस आप लोग का अच्छा देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी अच्छी होती, कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है। अगर आप ब्रिक्स के कंपैरिजन में बात करोगे तो बहुत जल्दी आप लोग की स्ट्रक्चर बन जाएगी। साथ में जो होलो होने की वजह से जो सेल्फ वेट होता है आप लोग का, वो क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। और जो अर्थक्वेक वगैरह होता है उससे भी आपका अच्छा रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड कराती है। साथ में आप लोग का थर्मल इंसुलेशन होता है, मतलब अगर अंदर आप एसी चला रहे हो तो ऐसा नहीं उसका टेम्परेचर बाहर रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि होलो है। तो होलो है तो वहाँ पर आप लोग का ये कोई भी आप इंसुलेशन सब्सटेंस वहाँ पे फिल कर सकते हो, थर्माकोल वगैरह भी। तो वो आपको भी हेल्प करेगा वहाँ पे कि हीट इंसुलेशन वगैरह। फिर बाद में क्या है, बीच में एक बाउंड्री आ गई तो वो सिंपल सी बात है, बाउंड्री आ गई तो ब्रेक डेवलप करेगी और ब्रेक की वजह से क्या होगा, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं इसको यूज करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द थ्योरी फॉर द टाइम रेट ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। तो जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन हमारी थ्योरी है, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी जो किसने दी थी, टरजागी ने। तो टरजागी जी ने जब वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी दी थी तो इन्होंने कुछ अजम्पशंस कंसिडर करे थे। तो इनमें से बोला कौन सा अजम्पशन जो है वो कंसिडर नहीं किया गया था। तो सबसे पहले बात करें, क्ले लेयर इज़ नॉट सैचुरेटेड, भाई यही गलत हो गया।
यही गलत हो गया। उन्होंने माना था कि जो भी सोइल होगी जिस पर आप लोग कंसोलिडेशन देखोगे, कंसोलिडेशन करोगे उसका, वो आप लोग की सोइल कैसी होनी चाहिए, फुल्ली सैचुरेटेड होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। उसने बोला था नोट कि कौन सा अजम्पशन नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए अजम्पशन नहीं लिया था, उन्होंने सैचुरेटेड माना था। लेकिन ये कह रहा सैचुरेटेड नहीं होनी चाहिए। डार्सी लो वैलिड होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। होमोजीनियस होनी चाहिए सॉइल, ये बात भी बिल्कुल सही है। कंप्रेशन ऑफ सॉइल लेयर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको वॉल्यूम चेंज देखना है उसका, तो आप अगर मान लो ये सॉइल है, सपोज ये सॉइल की डेप्थ है, अब इसका जब एरिया देखोगे तो आप एरिया तो आपने क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया, और ये क्या होगी, इसकी डेप्थ होगी। तो अगर इसका आप वॉल्यूम देखोगे तो कितना होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट। तो इन्होंने देखा था वॉल्यूम अगर एरिया इंटू हाइट है, और अगर आपको वॉल्यूम चेंज को देखना है, तो वॉल्यूम चेंज को देखना है तो एरिया तो आपका फिक्स है, तो आप डेप्थ को देख लो। डेप्थ में जितना चेंज आ रहा होगा, डेप्थ जितनी कम या इंक्रीज हो रही होगी, वैसी वॉल्यूम आप लोग का क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो कंप्रेशन ऑफ सोइल लेयर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ओनली। तो जो कंप्रेशन होता है सोइल लेयर का, वो किस में, वॉल्यूम में हम लोग उसको देखते हैं, और डेप्थ के रेस्पेक्ट में हम उसको कंसिडर करते हैं। तो ये आप लोग को मैंने बता दिया। बाकी बात करें यहाँ पे टरजागी थ्योरी से, तो टरजागी थ्योरी से जो हमारे पास आता है के इजिकल टू सी वी एम वी गामा डब्लू, जहाँ पे सी वी इजिकल टू हो जाता है के अपॉन एम वी गामा डब्लू, जहाँ पे सी वी होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, के होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एम वी होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और गामा डब्लू होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो यूनिट होती है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की, वो आप लोग की, आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो, और जो आपका परमेबिलिटी होती है एमएम पर सेकंड के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होती है, और इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला स्पेशली जेईई एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एग्ज़ाम भी तो समझना है कौन सा एग्ज़ाम है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है आप लोग का, वो किसके अंडर काम करता है इंडिया के अंदर। तो देखो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आप लोग का, वो एक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो आपका मंत्रालय है पर्यावरण और जो वन और जो क्लाइमेट वाला, जो आप लोग का क्या है मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर आप लोग का आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में एक और चीज़ ध्यान रख लो, ये आप लोग का कब बना था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो आप थोड़ा सा देख लो। इस्टेब्लिश हुआ था आप लोग का ये 1981 में। कब हुआ था, 1981 में आप लोग का ये आया था। तो बस इतना और ध्यान रख लेना, इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो आप पोल्यूशन वर्ड का मतलब समझ लो क्या होता है। तो पोल्यूशन वर्ड का मतलब समझ आ जाएगा, तो एयर और वाटर पोल्यूशन क्या होता है वो ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन क्या होता है आप लोग का। पोल्यूशन का मतलब होता है, अब देखो जैसे वाटर है या आपका एयर है, ठीक है, आप किसी को भी ले लो, हर एक चीज़ अपनी फिक्स्ड कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई है। जैसे एयर की बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और भी अदर गैसेज होंगी। ये सब अपनी एक फिक्स्ड परसेंटेज के अंदर होंगी। जैसे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अगर मान लो इनके परसेंटेज में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि इनका जो परसेंटेज है, सपोज जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो 78% होता है आप लोग का, तो अगर मान लो 78 की जगह ये आप लोग का क्या हो जाए, 76 हो जाए, या बढ़ के 80 हो जाए, ठीक है। वैसे ही आपका ऑक्सीजन होता है, तो अगर इनका परसेंटेज बढ़ या घट जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो एयर है इसके कंपोजिशन डिसबैलेंस हो गए हैं। और जब ये डिसबैलेंस होते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। तो चाहे वो कोई सा भी पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, अगर उसके कंपोजिशंस जो हैं जिस रेशियो में होने चाहिए, अगर उस रेशियो में ना होकर के या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना। जो आप लोग का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था वो किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आप लोग का आता है। तो दो तीन चीज़ें आप लोग को ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन इन डायग्राम्स ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ रेल्स द रेल्स आर समटाइम्स सो टिल्टेड। जो रेल्स होती हैं वो टिल्टेड होती हैं। द रीज़न ऑफ दिस टिल्ट रेल, जो रेल हमारी टिल्ट होती हैं उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हमसे बात कर रहा है डायग्राम। तो पहली बात तो कोई डायग्राम दिया नहीं है क्वेश्चन में, बस हमसे बात करी कि जब आप क्रॉस सेक्शन देखते हो रेल्स का। अब रेल्स क्या होती हैं, तो रेल्स वो होती हैं, जैसे ये है हमारे पास रेल हैं जिनके ऊपर ट्रेन जो होती है, हमारी जो ट्रेन होती है वो मूव करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना रेल बोलते हैं।
ठीक है। और दो रेल जो होती हैं, इन रेल के बीच की इनर सरफेस से इनर सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं इसको? गेज बोलते हैं। और ये जो रेल जिसके ऊपर रखी हुई होती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना स्लीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्लीपर्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो हमारे पास जो ट्रेन होती है, ट्रेन के क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं। अगर आपने नोटिस करा हो तो ट्रेन के व्हील्स होते हैं ना, वो आपकी इनर साइड पे क्या होती है? कोनिंग बनी हुई होती है। इनमें क्या बनी होती है? कोनिंग बनी हुई होती है। तो कोनिंग क्या होती है? कि लेयर टाइप की होती है इस तरीके की। आप देखो फ्लेंज बनी हुई होती है, फ्लेंज ऑफ व्हील भी आप इसको कह सकते हो इस तरीके का। अगर मान लो ये व्हील है आपका, ये व्हील है, तो जो आपका इनर सरफेस होगा ना, थोड़ा सा आप लोगों का क्या होगा, उस पर एक फ्लेंज बनी हुई होगी, इस तरीके से बनी हुई थी, जिसको कोनिंग भी बोलते हैं। क्लियर है? तो हमको ये कह रहा है कि जो रीज़न होता है इसका टिल्ट करने का, देखो ये जो रेल्स हैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रही, बिल्कुल सीधी नहीं दिख रही, कुछ ना कुछ झुकी हुई नज़र आ रही। तो ये झुकी हुई जो होती हैं आप लोग की, ये क्यों होती हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमसे कह रहा। तो इसके पीछे का रीज़न सबसे पहले जो होता है हमारे पास, टू एलिमिनेट द डीमेरिट्स ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील्स। जो हमारे पास डीमेरिट्स होती हैं हमारी कोनिंग ऑफ व्हील्स की, उससे हमको क्या करता है, इसके इसके पीछे का जो रीज़न है वो जो कोनिंग्स ऑफ व्हील्स होती हैं, मतलब उनको, या फिर कोनिंग ऑफ व्हील्स के जो डीमेरिट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए आप कह सकते हो कि इसको हमारा किया जाता है। ठीक है, जो हमारी इंक्लाइन रखी जाती हैं। और इसके पीछे का एक और रीज़न है जो हमारे रखा जाता है, मैं अगर आपको सिंपल बोलूँ तो जो रीज़न है हमारा वो आता है इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टिल्टिंग ऑफ रेल्स। तो जो हमारी टिल्टिंग होती है वो इनवर्ड जो होती है, इसका जो एंगल होता है वो 1:1:20 का रेशियो में हमारा रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रेल्स आर टिल्टेड इनवर्ड एट एन एंगल ऑफ 1:20 टू रिड्यूस वियर एंड टीयर। जो वियर एंड टीयर होता है हमारा, उससे बचने के लिए हम लोग करते हैं। वियर एंड टीयर होता क्यों है? तो एज प्रेशर ऑफ व्हील एक्स नियर द इनर एज ऑफ द रेल। जो हमारी रेल है, अगर सपोज ये हमारी रेल है, ठीक है, तो रेल का जो इनर एज होती है, इनर एज पे क्या करता है हम लोगों का जो प्रेशर होता है, वो हाई प्रेशर जो होता है वो इनर एज पे ही हमारा काम करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रेल में क्या होती है, वियर एंड टीयर आ जाती है। तो वियर एंड टीयर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्लाइन कर देते हैं। अब इसको इंक्लाइन करने के दो तरीके होते हैं रेल को। एक होता है हमारा एडजिंग, एडजिंग स्लीपर्स होता है, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स होता है। और एक होता है हमारा कैंटेड, जो बेस प्लेट होती है उस पर क्या करते हैं, कैंटेड, कैंटेड मतलब स्लोप देते हैं। तो दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, जो हमारे पास ये स्लीपर है ना, नीचे जो स्लीपर रखा हुआ है, इसी में हम लोग क्या देते हैं, स्लोप देते हैं या कैंट दे दें। एक तरीका हो गया ये। दूसरा होता है एडजिंग। एडजिंग का मतलब जो होता है, जो ये स्लीपर है हमारा, इस स्लीपर के ऊपर क्या लगी हुई होगी, बेस प्लेट लगी हुई होगी। और बेस प्लेट के ऊपर क्या होगा, हमारा रेल होगा। बेस प्लेट के ऊपर क्या होगा, रेल। तो जो बेस प्लेट होती है, इस बेस प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। तो बेस प्लेट को हम तिरछा कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडजिंग। क्या बोलते हैं इसको, एडजिंग। तो याद रखना, एडजिंग होता है एक स्लीपर का स्लोप दे दें, ये दो तरीके हमारे पास होते हैं। और जो स्लोप दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो 1:20 का स्लोप हमारा दिया जाता है। तो देखो इस तरीके से स्लोप आ जाता है आप लोग का 1:20 का। और ये पोर्शन कोनिंग होता है, तो वियर एंड टीयर से भी बच जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का क्या है, हमारा ये हमारा टिल्टिंग इसमें दिया जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, तो एलिमिनेट जो डीमेरिट्स या वियर एंड टीयर्स होती है हमारी कोनिंग ऑफ व्हील्स की और रेल्स की, उससे हम लोग बचने के लिए अपना इसको देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम लोग इसको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जितनी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती हैं वो अपनी सारी कवर कर लेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सारी आज आप लोग के साथ इस क्वेश्चन में एक साथ ही कवर कर दूंगा। उससे पहले देखो, अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई 2023 की, तो हमारा बैच चल रहा है गाइज, लक्ष्य बैच, लक्ष्य 2.0 बैच चल रहा है। जो एसएससी जेई का लक्ष्य, एसएससी जेई 2022 में हमारा लक्ष्य बैच आया था, उसमें हमने सिलेक्शन दिए, फाइनली स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। 24 मई को रिजल्ट आ गया था। अब लक्ष्य 2.0 हमारा चल रहा है। अगर आप लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएससी जेई क्लियर करना है और साथ में प्री प्लस मेंस, सबसे बड़ी चीज़ के मेंस तक के कॉन्सेप्ट आप लोग के इसमें डिस्कस हो जाएंगे। और टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक है, बाद में आप पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हो। और जो हमारा ये सॉल्यूशन चल रहा है ना, सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा बैच में। तो कंप्लीट पैकेज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिसकी तैयारी पूरी हो गई है, जिसके ने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो उसके लिए हमारे पास दो बैच है। एक हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन है, जो कि मैं सिर्फ 399 रुपीज़ में अवेलेबल करा रहा हूँ आपको विद पीडीएफ सॉल्यूशन। गुप्ता एंड गुप्ता बुक की खास बात है कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो उन टॉपिक से उठाए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपका कोई भी ऑल इंडिया एजेई का एग्जाम हो, तो हमारा बैच चल रहा है सुदर्शन बैच, जिसमें हम लोग 25,000 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपकी तैयारी होगी तो इस बैच को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको डिटेल क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको थ्योरी वगैरह या कंप्लीट चीज़ें करनी, थ्योरी और क्वेश्चंस, तो हमारा लक्ष्य 2.0 बैच ज्वाइन कर लो, आपको कुछ भी अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। कोई दिक्कत आए तो 8077283538 पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आपको एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच इट कैन डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इल्ड डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर और फ्रैक्चर इज टर्म्ड एज। यानी कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी मटेरियल को खींचते हो उसकी इल्ड लिमिट से आगे, बिफोर फ्रैक्चर और फेलियर, बिफोर फ्रैक्चर और फेलियर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? डक्टिलिटी। क्योंकि इल्ड लिमिट से आगे अगर वो मटेरियल आपका खिंचता जा रहा है, आगे खिंचता जा रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन आता जा रहा है विदाउट फेलियर और फ्रैक्चर, तो इसका मतलब उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी डक्टिलिटी बोलेंगे। और आपको मालूम भी होगा कि अगर हम यहाँ पे बात करें डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जब आप उसको एक्सटेंड करो, उसको खींचो, तो वो आपका क्या हो जाए? एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। या फिर हम इसको टेक्निकली डिफाइन करना चाहें तो वो मटेरियल जिसकी स्ट्रेन जो होती है 5% से ज़्यादा होती है, वो हमारे पास क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टिलिटी होती है। वहीं पर जस्ट इसका अपोजिट बात करें, हमारे पास ब्रिटिल मटेरियल। तो ब्रिटिलनेस क्या होती है? जब किसी मटेरियल की में जो स्ट्रेन होती है वो लेस देन 5% होती है। कितनी होती है? लेस देन 5%। तो वो मटेरियल क्या हो जाता है? हमारा ब्रिटिल मटेरियल हो जाता है। और याद रखना, ब्रिटिल मटेरियल जो होते हैं वो आप लोग के रेजिस्ट कर पाते हैं इम्पैक्ट लोड को या कंप्रेसिव लोड को, बट टेंसाइल लोड में क्या होते हैं? वो आप लोग के वीक होते हैं। तो ब्रिटिल मटेरियल वो मटेरियल जिनको आप लोड लगाओ तो वो आपके ब्रेक हो जाते हैं, लाइक जैसे कांच होता है, ग्लास होता है, आप लोग को वो टुकड़ों में टूट जाता है, तो वैसा होता है हमारे पास ब्रिटिल मटेरियल। और कॉन्क्रीट भी कैसी है? हमारे पास एक ब्रिटिल मटेरियल है, ये आप ध्यान रखना। टफनेस की बात करें, टफनेस क्या होता है? तो टफनेस होता है कोई भी मटेरियल, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है। तो कोई भी मटेरियल फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है अपना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना टफनेस बोलते हैं। और अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ टफनेस की, तो कोई भी मटेरियल फ्रैक्चर पॉइंट तक पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर करिए, एनर्जी जूल में होगी, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका मॉडुलस ऑफ टफनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस ऑफ टफनेस और टफनेस। टफनेस मतलब जो एनर्जी स्टोर करी है उसने सिंपल फ्रैक्चर पॉइंट तक, और मॉडुलस ऑफ टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, दैट इज मॉडुलस ऑफ टफनेस। हार्डनेस क्या होती है? तो हार्डनेस आप लोग को मालूम होना चाहिए, एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है और मटेरियल की। और जो आप लोग का अगर मान लो कोई मटेरियल है और आप उस पर नेल से स्क्रैच करो, अगर स्क्रैच आ गए तो आपका वो मटेरियल हार्ड नहीं है, और स्क्रैच नहीं आए तो वो मटेरियल कैसा आप लोग का? हार्ड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी चेक करने का तरीका होता है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को, कि हार्ड है या नहीं है। उसके बाद होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी मटेरियल अगर उस पर आप कंप्रेसिव लोड लगाओ, कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन सीट में कन्वर्ट हो जाए। थिन सीट में कन्वर्ट हो जाए तो वो आप लोगों का कैसा होता है? मेलेबल मटेरियल होता है। जैसे एल्यूमिनियम है, उसको आप पीटते रहो तो थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रीप की बात करें, क्रीप या स्लिप क्या होता है? तो क्रीप या स्लिप होता है जब आप लोग का किसी भी मटेरियल के ऊपर क्या होता है, आप लोग का परमानेंट लोड लगा देते हैं, और परमानेंट लोड की वजह से उसमें कंटिन्यूसली स्लो 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 धीरे धीरे क्या आता है? डिफॉर्मेशन आता जाता है। धीरे धीरे क्या होती है? उसकी शेप चेंज होती रहती है, लेंथ चेंज होती रहती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। ठीक है, रेजिलियंस की बात करें, रेजिलियंस क्या होती है? तो रेजिलियंस होता है कोई भी मटेरियल का जब आप स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो तो उसमें एक लिमिट मिलती है हमको, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक कोई भी मटेरियल जितनी एनर्जी को स्टोर करता है उसको रेजिलियंस बोलते हैं। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम इलास्टिक लिमिट तक कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये आपको ध्यान रखना है। फैटीज़ क्या होता है? तो फैटीज़ होता है जब भी किसी मटेरियल पर आप लोग का रिपीटेड या साइक्लिक लोडिंग लगती है, तो साइक्लिक या रिपीटेड लोडिंग की वजह से क्या होता है? वो मटेरियल आपका वीक हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फैटीज़। तो फैटीज़ याद रखना, फैटीज़ क्या होती है? साइक्लिक लोडिंग का रेजिस्टेंस आप उसको कह सकते हो, या रिपीटेड लोडिंग का रेजिस्टेंस आप उसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी मटेरियल की जो मैंने आपको डिस्कस करी। अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ को आप लोग ध्यान रखना, वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मुझे लग रहा है कि एक मैंने शायद छोटी सी गलती कर दी है जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जो आप लोग का रेंजिंग होता है उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो हिल करता है,
चेनिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो रीवर करता है, और जो बिल्डिंग होता है ना वो दोनों में आप लोग का क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे रेंजिंग हो या चेनिंग हो। शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था, बिल्डिंग को लेकर के बोल दिया था कि बिल्डिंग जो होती है आप लोग की वो चेनिंग में प्रॉब्लम नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं है। देखो रेंजिंग का मतलब जो होता है वो आप लोग का सिंपल क्या हो गया, देखना हो गया। अगर आप ए पे खड़े हो, बी तक अगर आप देख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है रेंजिंग में। लेकिन सपोज अगर बीच में कोई आप लोग की पहाड़ी आ गई तो आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपकी पहाड़ी किस में प्रॉब्लम कर रही है, आप लोग की रेंजिंग में। लेकिन अगर आप बात करो चेनिंग में, तो चेनिंग में अगर आप ए से बी जा रहे हो, तो ए से बी जा रहे हो, अगर बीच में पहाड़ी आ गई तो आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ चढ़ के भी आप मेजरमेंट कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग की रिवर आ गई बीच में, तो रिवर आ गई तब तो आप चैन को लेकर रिवर में नहीं कूद सकते। तो रिवर जो प्रॉब्लम करती है आप लोग की, वो प्रॉब्लम करती है किसमें, चैनिंग में। लेकिन सपोज ए और बी के बीच में अगर आपकी बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग आ गई तो आप ना तो ए से बी को देख सकते हो और ना ही आप ए से बी तक मेजरमेंट ले सकते हो। तो बिल्डिंग जो होती है वो रेनिंग और चेनिंग दोनों में प्रॉब्लम करती है। हो सकता है इस पहले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैंने अभी इसको क्लियर कर दिया आप लोग का। कई बार हो जाता है यार थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आप लोगों को कंटेंट में मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है और देखो यार कितने कम व्यूज़ आते हैं। तो आप लोगों तक पहुँचाओ इस वीडियो को, जिनको ज़रूरत है उनको इस कंटेंट की उन तक ये डिलीवर करो यार कंटेंट। आप लोग कुछ मुझे सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करते हो और प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो लगता है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।